आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स को, क्लास 10th के फिजिक्स को। और फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर, एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोनों सिमिलर वर्ड है लगभग, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लेकिन यदि आप ध्यान से एनसीईआरटी बुक को देखेंगे ना, ये जो हमारा चैप्टर है लाइट, वो बिल्कुल दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा आपका है पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसमें मोटे तौर पे आपको मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा हमारा है रिफ्रैक्शन, जिसमें मोटे तौर पे आपको पूरे के पूरे लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि हालांकि इसके अंदर भी और बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोगों को मिरर के बारे में भी पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन भी पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन भी पढ़ना है। उसी प्रकार से रिफ्रैक्शन में लेंस के बारे में पढ़ना है, उसके लेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है, उसके बाद फिर लेंस के मैग्निफिकेशन के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन मोटे तौर पे यदि हम लोग बात करें तो रिफ्लेक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग मिरर के ऊपर बात करेंगे मोटे तौर पे, और रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में। ये तो हो गया हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेसिकली। ध्यान से, यदि आपके पास कोई रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी के अलावा, यदि आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें आप देखेंगे ना, इस चैप्टर को दो अलग चैप्टर नाम दे दिया गया है ना। एक चैप्टर पूरा का पूरा सेपरेट कर दिया रिफ्लेक्शन के लिए और दूसरा रिफ्रैक्शन के लिए, लेकिन एनसीईआरटी में ये दोनों का दोनों एक ही चैप्टर में है, ठीक है। तो हम लोगों का जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हमारा हिस्सा होगा रिफ्लेक्शन और उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन। पहले वाले में हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन को, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन में। और चूंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं, हमारा क्लास 10th का फिजिक्स आज से शुरू हो रहा है। सबसे पहला चैप्टर हमारा लाइट है। और यहाँ पे हम आपको एक बात पहले ही बता देना चाहते हैं, क्लास 10th का फिजिक्स क्लास 9th के फिजिक्स से काफ़ी इजी है। प्लस क्लास 10th में न्यूमेरिकल्स क्लास 9th के मुकाबले बहुत कम है। ये आपको पहले ही अपने माइंड में फिट कर लेना है। पहली बात क्या कि क्लास 10th में जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे वो क्लास 9th के फिजिक्स से काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। प्लस जो न्यूमेरिकल्स आपको फिजिक्स में मिलेगा वो क्लास 9th के मुकाबले क्लास 10th में न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर, जिसके पास एनसीईआरटी बुक नया वाला है उसमें चैप्टर नंबर ये शायद 9 हो गया होगा, और जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें तो हमारा ये चैप्टर नंबर 10 ही रहा होगा। तो खैर चैप्टर नंबर हमारा कोई भी हो, लेकिन चैप्टर का नाम हमारा यही है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए, अब हम लोग चूंकि चैप्टर हम लोग लाइट शुरू करने जा रहे हैं, तो हालांकि ये है फिजिक्स, तो हम लोग अधिकतर कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बोर्ड पे समझा जाए, क्योंकि बहुत बार हमको इसमें अलग अलग प्रकार के मिरर के डायग्राम को बनाने पड़ेंगे, उनके अलग अलग केस के बारे में हमको दिखाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इस प्रकार का। तो हम लोग पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि इस लाइट चैप्टर को प्रैक्टिकली समझा जाए क्लास में। तो अच्छा कि इसलिए क्योंकि फिजिक्स है बेसिकली, तो फिजिक्स में बेसिकली हमको फील करना पड़ेगा, है ना, तभी हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दूसरी बात, और हमने आपको बार बार कहा है, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के बिना अधूरा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का हर एक पार्ट शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेंगे, और लास्ट में जाकर हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट आपको लास्ट तक अपने माइंड में रिवाइज बार बार करते रहना है, ठीक है। और दूसरी बात, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनका डेफिनेशन लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और बोर्ड पे हर एक डेफिनेशन को लिखना संभव नहीं है, तो ऑफलाइन में जो आप लोग हैं, आप लोगों को इस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा जिसमें हर एक प्रकार का डेफिनेशन लिखा हुआ रहेगा। और जो बच्चे ऑनलाइन में हैं उनके लिए हर एक प्रकार का डेफिनेशन बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सवाल यह है कि क्या आपको फिर नोट्स नहीं मिलेगा? नोट्स मिलेगा। जो अच्छा, पहले आप लोगों दोनों के लिए एक नोटिस ये है कि जो भी हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे वो तो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे ही करेंगे, प्लस जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं खास करके, आपको नोट्स किस प्रकार से मिलेगा, नोट्स का जो पीडीएफ है उसको एक तरीके से वीडियो के फॉर्मेट में बना के वो आपको मिल जाएगा। तो नोट्स के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि इस चैप्टर का नोट्स कैसे मिलेगा,
इस चैप्टर का नोट्स बेसिकली आपको वीडियो के फॉर्मेट में ही मिलेगा, ठीक है, और उसको बेसिकली आपको लास्ट में मिलेगा ताकि आप पूरे चीज़ों को समझ के लास्ट में उसका नोट्स भी आप बना पाए, ठीक है। तो नोट्स के लिए घबराना नहीं है, डेफिनेशन के लिए घबराना नहीं है। हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन पे कम, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। डेफिनेशन तो बेसिकली हम आपको एक बार समझाएंगे, आप उसको समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर। शुरू किया जाए। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी जो कि आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी था। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट चैप्टर। और लाइट चैप्टर को पढ़ने से पहले, हालांकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मालूम है इंट्रोडक्शन लेना बहुत ही जरूरी है ना। देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो हम 3-4 पॉइंट लिखे हैं ना, ये बेसिकली एनसीईआरटी के बाहर का लाइन है। यानी कि एनसीईआरटी में ये 3-4 लाइन जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लिखना इसलिए जरूरी यहाँ पे था ताकि आपको लाइट के बारे में पता चल सके कि लाइट आखिर है क्या, ठीक है। तो यहीं से हमारा मेन क्लास जो है लाइट का वो शुरू होता है। तो अब आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लाइट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर लाइट होता क्या है। देखिए, सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमारा बेसिकली 3-4 लाइन में है। कहा गया है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। अच्छा, याद कीजिए, आप अपना क्लास 9th के फिजिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा, हमने पढ़ाया आपको साउंड के डेफिनेशन को यदि आप याद करेंगे क्लास 9th के, याद कीजिए हमने क्या लिखा था। साउंड के डेफिनेशन में हमने लिखा था साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। याद आ गया? यानी कि साउंड के डेफिनेशन में और लाइट के डेफिनेशन में ज्यादा अंतर नहीं है, बस साउंड और लाइट का फर्क है, वर्ड का फर्क है। यानी कि क्लास 9th के साउंड चैप्टर को यदि आप याद करेंगे तो साउंड का डेफिनेशन हमने कुछ इस प्रकार से लिखा था, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। यानी कि साउंड भी और लाइट भी दोनों एक प्रकार का एनर्जी है जो कि हम लोगों को सुनने में या फिर किसी भी चीजों को देखने में मदद करता है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था लाइट का डेफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट हमको क्या करता है? बेसिकली लाइट हम लोगों को किसी भी चीजों को देखने योग्य बनाने में हम लोगों को बेसिकली वो सेंसेशन प्रोवाइड करता है। मतलब कि वो हम लोगों को एक जरिया प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीजों को देख पाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, एक और बहुत ही कॉमन सा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, हालांकि ये सवाल हमको 5 मिनट के बाद पूछना चाहिए, चलो 5 मिनट के बाद पूछेंगे, ठीक है। खैर, आगे। तो लाइट क्या है? बेसिकली एक प्रकार का एनर्जी है जो कि हमको किसी भी चीजों को देखने में मदद करता है, तभी हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एज वेल एज डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि रेडिएशन। अब ये बहुत भारी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है, इसको समझिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है बताते हैं। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि लाइट जो है ना पानी के थ्रू भी ट्रैवल करता है, यानी कि पानी में भी आपने लाइट देखा है। और यदि ये लाइट अभी वहां पे मरकरी लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, इस बोर्ड पे यदि पड़ रहा है तो मीडियम हमारा क्या है? एयर है ना। यानी कि आप ये जानते हैं कि लाइट एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, वाटर के थ्रू भी ट्रैवल करता है। यदि यहाँ पे ग्लास लगा दे तो ग्लास भी हमारा चमकने लगता है, यानी कि ग्लास में भी लाइट हमारा ट्रैवल करता है। लेकिन ये वैक्यूम क्या है? देखिए, वैक्यूम एक वैसा जगह होता है जहां पे आपको एक भी पार्टिकल्स, धूल, मिट्टी, बालू का देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वहां पे आपको हवा तक देखने को नहीं मिलेगा। उस जगह को हम लोग कहते हैं वैक्यूम। जैसे मान लीजिए कि हमारा छोटा सा रूम है, क्या ये इस रूम में डस्ट पार्टिकल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो क्या हम लोग इस रूम को वैक्यूम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन वैक्यूम हमारा एक वैसा जगह होता है जहां पे हवा से लेकर एक छोटा सा पार्टिकल, यानी कि धूल का भी पार्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। उस जगह को हम लोग कहते हैं वैक्यूम। मतलब कि वो जगह पूरा का पूरा सुन सन्नाटा है, कुछ भी आपको वहां पे नजर नहीं आएगा, जरा सा भी नहीं। उसी जगह को हम लोग कह देते हैं वैक्यूम। तो लाइट जो है ना एयर में ट्रैवल कर सकता है, वाटर में ट्रैवल कर सकता है, ग्लास में ट्रैवल कर सकता है, इसके साथ ही साथ वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है।
यानी कि जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एज वेल एज डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया। ट्रांसपेरेंट मीडिया का मतलब वाटर हो गया, हमारा ग्लास हो गया, एयर हो गया, इसके थ्रू भी हमारा लाइट ट्रेवल करता है। लेकिन जिसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वैक्यूम के थ्रू भी हमारा लाइट ट्रेवल करता है, यानी कि जहां पे जरा सा भी धूल मिट्टी नहीं है वहां भी लाइट हमारा ट्रेवल करता है, पास होता है वहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे टर्म लिखा गया है ना, ये हालांकि हमको क्लास 10th में तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए क्योंकि ये बहुत ऊंचे लेवल का चीज है ना। इसके बारे में भी बताने, हालांकि ये तो आपको 11-12 में मिलेगा, बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसके ब्रैकेट में जो लिखा हुआ रेडिएशन, इसके मतलब आपको आप समझ सकते हैं। लाइट किस प्रकार से ट्रेवल करता है? रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इसको आप ऐसे समझो, इमेजिन करो कि आपके सामने एक छोटा सा तालाब है, ठीक है, और उस तालाब में पानी ना बिल्कुल शांत है, जरा सा भी उस पानी में हलचल नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा पत्थर उठा के उस तालाब में इसे फेंक दे रहे हैं, उसमें आप देखेंगे वेव क्रिएट होता है, सब ऐसा वेव क्रिएट होता है। और इसी प्रकार का वेव हमारा जो है ना लाइट भी चलता है, यानी कि जब जब हमारा, अच्छा यहाँ पे हमारा ट्यूबलाइट रखा हुआ है, वहां से लाइट इस पे पड़ रहा है, तो क्या डायरेक्ट पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट नहीं। वो लाइट वहां से इस फॉर्म में आ रहा है और जाके इससे हमारा ये टकरा जा रहा है। लेकिन क्या ये वेव वाला सिस्टम आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता। तो बेसिकली हमारा लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? वेव या फिर रेडिएशन, उसी को आप कह सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि आप अभी फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो टर्म है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, सिंपली आप उसके जगह पे एक वर्ड रेडिएशन लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। ये ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, लेकिन क्लास 10th में आपको इस स्टेटमेंट को सही मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। क्लास 11th में आओगे ये लाइन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लास 11-12 में आपको बताया जाएगा कि लाइट जो है ना स्ट्रेट लाइन के अलावा भी दूसरे लाइन में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आप क्लास 10th में हैं तो आपको हर एक चीज़ नहीं बताया जाएगा। तो अभी आप अपने माइंड में ये फिट कर लीजिए कि लाइट केवल और केवल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर सकता है, कर्व लाइन में नहीं, गोल लाइन में नहीं। ये लेकिन ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगा 11-12 में। 11-12 में आप जाओगे आपको ये बताया जाएगा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कर्व लाइन में भी ट्रैवल करता है। लेकिन फिलहाल अभी आप उसको नहीं जानेंगे, अभी आप केवल इसको जानिए, क्योंकि सब चीज़ यहीं पे जान लीजिएगा तो फिर 11-12 में क्या पढ़िएगा, है ना। खैर, अच्छा स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हम यदि यहाँ पे एक टॉर्च जलाते हैं, सपोज कीजिए कि यदि हम यहाँ पे एक टॉर्च जलाते हैं तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझिए, जैसे मान लीजिए कि यदि ये हमारा एक पाइप है, सपोज करो कि ये हमारा एक पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे एक कैंडल जल रहा है, सपोज कीजिएगा यहाँ पे हमारा एक कैंडल है और यहाँ पे हमारा एक पाइप है। यदि हम लोग इसको इधर से देखेंगे तो बिल्कुल हमको दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। लेकिन अब आप सपोज करो कि ये जो पाइप है हमारा वो थोड़ा सा कर्व है, इस प्रकार का कर्व है, क्या ऐसा है, कर्व है, और यहाँ पे हमारा कैंडल रखा हुआ है, इसको हम, ये कर्व थोड़ा सा टेढ़ा है और ऐसे हम देखना चाह रहे हैं, तो क्या लाइट हमारा यहाँ से घूम के मेरे आंखों तक आएगा? कभी कभी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लाइट हमेशा किस लाइन में ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, कभी भी टेढ़ा नहीं। लेकिन खैर ये स्टेटमेंट आगे चल के आप इसको गलत साबित करेंगे, कब? 11-12 में। वहां पे आप बताएंगे कि लाइन जो है स्ट्रेट लाइन के अलावा कर्व लाइन में भी ट्रैवल करता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखिए फिर आगे, इन वैक्यूम और एयर। अच्छा यहाँ पे एयर और वैक्यूम दोनों अलग अलग चीज है, याद रखिएगा आप। एयर का मतलब सिंपली ये वाला जो हमारा इन्वायरमेंट है इसको हम लोग सिंपली एयर कह देते हैं, यानी कि मीडियम हमारा यहाँ पे क्या है? एयर है। और वैक्यूम कैसा जगह? वैसा जगह जहाँ पे कि कुछ भी आपको धूल पार्टिकल उटिकल कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये, इन वैक्यूम और एयर लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को। वैक्यूम में और एयर में दोनों में लाइट का जो स्पीड है वो लगभग इतना ही रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन इन दोनों के लिए आप इतना भी लिख देंगे तो काम हमारा चल जाएगा। यानी कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड कुछ और है,
एयर में लाइट का स्पीड कुछ और है, लेकिन दोनों का दोनों लगभग इसी के आसपास है। ठीक है, तो दोनों के लिए आप ये भी लिख देंगे तो हमारा काम चलेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझिए, ये कह रहा है ना कि एयर में या फिर वैक्यूम में हमारा लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ता है। इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग एलेबरेट करते हैं। ठीक है, इसमें कितना लिखा हुआ जरा बताइए तो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम लोग अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आप हमको बताइए, यहाँ पे 3 × 10⁸ है, इसका मतलब 8 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अपने इंडियन सिस्टम में लेकर आ जाते हैं। कितना हो गया जरा देखो तो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में लाइट हमारा ट्रैवल करता है। सोचो, मतलब इमेजिन करो थोड़ा सा कि ये दुनिया कहां तक लेके जा रहा है हम लोगों को, लाइट का दुनिया। 30 करोड़ मीटर, वो भी एक सेकेंड में फटाक से भाग जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम यहाँ पे यदि अभी तुरंत एक टॉर्च जलाएं तो एक सेकेंड अभी बीतेगा नहीं कि ये लाइट हमारा जो है 30 करोड़ मीटर भाग जाएगा तुरंत। अच्छा, ये मीटर में, फिर भी इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में, किलोमीटर में लेके आ जाते हैं। चलिए, ये हमारा अभी मीटर में है, इसको 1000 से आप डिवाइड कर दो, किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। तो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 3 0 कैंसिल, कितना बच गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको इंडियन सिस्टम में लेकर आओ। अब थोड़ा सा ये और अजीब लग रहा होगा, 3 लाख किलोमीटर, वो भी एक सेकेंड में ट्रैवल करता लाइट। सोचो, और ये किसमें है, इसका कौन से मीडियम में ये स्पीड है, एयर में। किसमें, एयर में। सोचो, हवा में यदि आप सिंपली इसे लाइट जलाते हो तो वो 3 लाख किलोमीटर, वही मात्र एक सेकेंड में। मतलब पढ़ने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है ना, लेकिन जरा सोचो, इमेजिन करो कि 3 लाख किलोमीटर कितना दूर होगा। पूरा आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रैवल कर जाओगे फिर भी 3 लाख किलोमीटर नहीं पूरेगा, कम ही रहेगा। ईस्ट से वेस्ट भी चले जाओ, नॉर्थ से साउथ भी चले जाओ, फिर भी 3 लाख से कम ही रहेगा। इतना ज्यादा ये एक सेकेंड में बस ट्रैवल कर लेता है। तो बड़ा स्पीड है लाइट का, बहुत ज्यादा स्पीड है। आप समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि हम लोग ये जो हमारा स्पीड है, ये एयर में स्पीड है लाइट का, हम लोग इस चैप्टर में 3 मीडियम में पढ़ेंगे, यानी कि 3 मीडियम में लाइट का स्पीड हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला एयर में, दूसरा वाटर में और तीसरा ग्लास। 3 मीडियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा लाइट का स्पीड किसमें, एयर में। आगे बढ़े हम लोग। चले, तो ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा लाइट के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले वाले टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चलिए देखा जरा ध्यान से इसमें, इसके डेफिनेशन को, हाँ डेफिनेशन तो लिखा हुआ है। हालांकि यदि हम बीच बीच में कहीं पे डेफिनेशन नहीं भी लिखे ना, इसके लिए घबराना नहीं है। डेफिनेशन यदि हम प्रॉपर नहीं लिखेंगे तो इसके लिए घबराना नहीं है, वो आपको नोट्स में मिला हुआ है। ठीक है, और हाँ, आप डेफिनेशन नहीं लिखा है तो क्या उसका मतलब हम बताएंगे भी नहीं, बताएंगे, लेकिन डेफिनेशन यदि हम नहीं लिख पाए, यदि भूल गए तो उसके लिए घबराना नहीं है कि सर आपने डेफिनेशन नहीं लिखा, वो आपके नोट्स में है, लेकिन हम समझाएंगे पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाँ, और याद कीजिए ये चैप्टर हमारा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक है हमारा रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का अब शुरू होने जा रहा है यहाँ से, यानी कि यहीं से हमारा जो मेन क्लास है वो शुरू होता है। ठीक है, चलिए जरा आप ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या लिखा हुआ है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। इसका पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए एक बार। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग ना एलेबरेट करते हैं, क्या हुआ इसका मतलब। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में एक टॉर्च है, ठीक है,
और आप मानो कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। चलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस छोड़ो, इसको आप प्लेन मिरर मानो, जो कि आप अपने घर में चेहरे देखने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कुछ देर के लिए आप सपोज करो कि ये हमारा प्लेन मिरर है, जो कि आप अपने घर में चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मेरे हाथ में यहाँ पे एक टॉर्च है। हम क्या कर रहे हैं, इसको टॉर्च को इस मिरर पे जला रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है, हम लोग ये बहुत प्रैक्टिस भी कर चुके हैं अपने घर में, कि जब हम लोग इस टॉर्च को जलाएंगे, लाइट इस पे जाएगा, टकराएगा और बाउंस बैक होकर उधर चला जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, है ना। यानी कि अब बताइए कि ये जो हमने लाइट जलाया, लाइट हमने किस मीडियम में जलाया, एयर में, वाटर में या ग्लास में? मीडियम हमारा क्या था, एयर था। तो अब एयर मीडियम में हमने लाइट जलाया, ये जाके इसमें टकराया और जाके दोबारा बाउंस बैक हो गया एयर मीडियम में ही। तो जब भी हम लोग लाइट को ऑन करें, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकरा के वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ना ज़्यादा इसके डेफिनेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, बता देना चाहते हैं हम यहीं पे। देखिए, जब लाइट रिफ्लेक्ट करके, यानी कि लाइट जब टकरा के उसी मीडियम में आ जाए, सेम मीडियम में, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे टॉर्च जला रहे हैं, तो मीडियम हमारा क्या है, एयर, इससे जाके टकराएगा और दोबारा बाउंस बैक होकर उधर चला जाएगा। तो वहां पे गया, तो वहां पे भी मीडियम क्या था हमारा, एयर था। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से टकराए और उसी मीडियम में चला जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट हमारा एक मीडियम में टकराए और दूसरे मीडियम में चला जाए, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। बस इतना ही फर्क है दोनों में। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपके सामने एक तालाब है, यानी कि वाटर है। ठीक है, आप यहाँ से लाइट जला रहे हो उस पानी में। तो बताओ, अभी जो आप लाइट जला रहे हो, जो लाइट निकल रहा है वो मीडियम क्या है हमारा, एयर। लाइट जा किस में रहा है, वाटर। मीडियम चेंज हो गया हमारा। इट मीन्स यहाँ पे हमारा हो गया रिफ्रैक्शन, क्योंकि एयर हमारा मीडियम था यहाँ पे लाइट का, और दोबारा ये एयर, सॉरी, लाइट हमारा किस में चला गया, वाटर में, यानी कि मीडियम चेंज हो गया। तो ये हमारा कहलाएगा रिफ्रैक्शन। लेकिन जब लाइट एक ही मीडियम से निकले और टकरा के उसी मीडियम में आ जाए, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन कहलाएगा। पर दिक्कत अब इसमें बात समझ में आ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद अब आपको समझना पड़ेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लास 9th में तो चीज नहीं था, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हल्का फुल्का तो पढ़ा ही होगा आपने, याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे पूरा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, चलो जरा देखा जाए यहाँ पे ध्यान से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लास 8 में आपने रिफ्लेक्शन का लॉ कितना पढ़ा था, याद है किसी को? दो, कौन कौन सा? ठीक है, दूसरा नहीं, थोड़ा सा गलत है, 50% सही है, दूसरा वाला थोड़ा सा गलत है, बस सुधार लेंगे हम लोग इसको। चलिए देखा जाए अब ध्यान से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने से पहले ना, हम छोटा सा एक डायग्राम आपके सामने बनाना चाहेंगे। डायग्राम, वो डायग्राम बहुत कुछ कहता है, जरा देखिए ध्यान से आप वो डायग्राम क्या है। चलिए, आप सपोज करो कि ये जो हमारा है ना, ये हमारे घर का प्लेन मिरर है, जिसमें आप चेहरा अपना देखते हो। ठीक है, सपोज करो कि ये हमारा प्लेन मिरर है जिसमें आप चेहरा देखते हो, और इस प्लेन मिरर का दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा वो जिसमें कि आपका चेहरा दिखता है, और उसके पीछे वाले हिस्से में दिखता है चेहरा, नहीं दिखता है। यानी कि वो कैसा होता है, पीछे आप गौर करेंगे तो वो पॉलिश क्या बना रहता है, किसी ना किसी पेंट के द्वारा। तो आप सपोज करो कि ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हमारा क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, जिसको हम लोग इस्तेमाल चेहरा देखने के लिए नहीं करते हैं। पॉलिश्ड सरफेस है ये हमारा। और ये ऊपर वाला हमारा कौन सा सरफेस है,
जिसमें से चेहरा हमारा दिखता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये हमारा। चलिए इसको आप लिखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और नीचे वाला हो गया हमारा पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि प्लेन मिरर हमारा जो है बेसिकली वो इस प्रकार से रखा हुआ है। तो नीचे वाला हिस्सा हमारे किसी काम का नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा हमारे काम का है। चलिए अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, सपोज करो कि इस प्लेन मिरर पे हम ये टॉर्च का लाइट जला रहे हैं, आया लाइट, और बाउंस बैक होके उसी मीडियम में चला जाएगा, ये अभी तुरंत आपने जाना है कि नहीं। तो ये वाला लाइट हमारा यहां से आ रहा है और यहां हमारा चला जा रहा है। अच्छा अभी फिलहाल हमारा मीडियम क्या है बताइए तो? एयर मीडियम है हमारा। चलिए तो आप यहाँ पे शॉर्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो कि मीडियम हमारा एयर है, यानी कि एयर से लाइट आया और एयर में ही चला गया। इट मीन्स यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि सेम मीडियम से हमारा लाइट आ रहा है और सेम मीडियम में हमारा लाइट बाउंस बैक हो जा रहा है। इट मीन्स रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा ना आप गौर करेंगे मेरे बातों को जो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस नीचे वाला, ऊपर वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये लाइट हमारा आ रहा है और ये लाइट हमारा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइट हमारा आता है ना सबसे पहला बार, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो बाउंस बैक होके लाइट हमारा चला जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो लाइट हमारा पहली बार आता है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो बाउंस बैक होके चला जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक हमारा बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहेंगे इसको? नॉर्मल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेसिकली कैपिटल एन से, नॉर्मल। अच्छा अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब आप प्लेन मिरर पे लाइट ऐसा तिरछा जला के आप देखोगे ना तो उसमें आपको दो ही रे दिखता है, एक वो रे जो कि आप जला के आ रहे हो और दूसरा जो वो बाउंस बैक होके जा रहा है। तो फिर सर ये वाला लाइन क्यों है? ये लाइन बेसिकली हमारा एक इमेजिनरी लाइन होता है, ये आपको दिखता कभी नहीं है, लेकिन फिर हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ सके। अभी बनाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे, लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ये जो नॉर्मल रहता है ये हमारा बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हकीकत में तो नहीं होता, लेकिन समझने के लिए फिजिक्स की दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री बनाता है, बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा ये हमारा, और इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आगे थोड़ा सा और बढ़ा जाए। अब आप यहाँ पे देखिए, ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे आया, रिफ्लेक्टेड रे हमारा इसी पॉइंट से वापस चला गया, और नॉर्मल भी हमारा इसी पॉइंट पे आया। नहीं कि इस पॉइंट पे हमारा तीन चीज आके एक जगह पे मिल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो कुछ ना कुछ इस पॉइंट का नाम होगा। इस पॉइंट का नाम क्या बताओ? इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब दो तीन बातें और आप जानिए जरा गहराई से। ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है, उस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमने आपको कहा कि इसमें दो ही लॉ होता है। पहला लॉ, इसका पहला लॉ आप देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहला लॉ है ये है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, आप यदि लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको डिनोट करना हो तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको डिनोट करना हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, इस तरीके से। तो पहला लॉ हमारा क्या है? पहला लॉ है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब थोड़ा सा आप समझिए, देखो ये जो इंसिडेंट रे हमारा आया और ये जो रिफ्लेक्टेड रे हमारा चला गया, ये दोनों का दोनों नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। इसका मतलब यदि ये हमारा 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, यदि ये 80 है तो ये भी 80 होगा, यदि ये 100 डिग्री है तो ये भी हमारा 100 डिग्री होगा, यानी कि दोनों का दोनों हमारा इक्वल होता है। पहला लॉ हमारा यही है। दूसरा लॉ क्या है? देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यही हो गया हमारा लॉ नंबर 2। कोई दिक्कत इसमें? तो शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all meet at the point of incidence. Incident ray, normal and reflected ray all meet at the point of incidence in a same plane, शॉर्ट में आप इतना लिख देते हो, काम आपका चल जाएगा। हालांकि इसका प्रॉपर जो है सेकंड नंबर लॉ ये आपके नोट्स में लिखा गया, इतना भी आप लिख देते हो काम चल जाएगा हमारा। और यही दो हो गया हमारा लॉज रिफ्लेक्शन का लॉ, याद रहेगा ये चीज, कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहला क्या याद रखना है कि सबसे पहला हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। पहला लॉ हमारा ये हो गया। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों का तीनों एक पॉइंट पे मीट करता है, उस पॉइंट का नाम है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यही हो गया हमारा लॉ नंबर 2। कोई डाउट इसमें तो जल्दी पूछ लीजिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग ना हट के बात कर लेते हैं अपने घर में जो हम लोग मिरर इस्तेमाल करते हैं, प्लेन मिरर का, है ना, उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। हालांकि डेली हम लोग अपने मिरर में चेहरा देखते तो हैं, यानी कि जो हमारे घरों में शीशा लगा रहता है वो बेसिकली कैसा शीशा है? प्लेन मिरर है, उसका नाम क्या है? प्लेन मिरर। हालांकि मिरर 3 प्रकार के होते हैं, पहला प्लेन मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर और तीसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लेन मिरर का, जो कि हम लोग अक्सर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उस प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम लोग डेली करते हैं, लेकिन उसके बारे में शायद ही हम लोग पूरा जानते हैं। हालांकि आप जानते भी हैं तो एग्जैक्ट नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। चलिए, उसके बारे में हम लोग पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में वो चीज़ है। आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे, वो सारा का सारा पॉइंट मिलेगा जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि प्रॉपर्टी हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं किसका? प्लेन मिरर का। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। हम लोग जो अभी बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी का, यानी कि प्लेन मिरर जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं उसका क्या खासियत है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखा जाए, सबसे पहला कहा जा रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें 2 वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एक वर्चुअल और एक इरेक्ट। सब मिल जाएगा नोट्स में, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि सर आप लिख नहीं रहे हैं, नहीं, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा पूरा, बस समझने की जरूरत है। समझिए, यानी कि हमारे प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनता है ना, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे सामने प्लेन मिरर रखा हुआ है मेरे घर का, ठीक है, उसमें मेरा चेहरा बन रहा होगा, उसमें जो मेरा चेहरा बन रहा है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है।
वर्चुअल का मतलब ये हो गया कि मेरा जो उसमें इमेज बन रहा है ना, वो इमेज मेरा वर्चुअल है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने दो वर्ड आएगा, एक वर्चुअल और एक रियल। वर्चुअल इमेज और एक रियल इमेज, इन दोनों का मतलब आप समझिए। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है वैसा इमेज जिसको आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, यानी कि स्क्रीन पे उसको फॉर्म नहीं किया जा सकता। सपोज कीजिए, मानिए मेरे सामने, इमेजिन करो कि मेरे सामने एक प्लेन मिरर है बहुत बड़ा, उसमें मेरा चेहरा बन रहा है, ठीक है, उसमें मेरा चेहरे का फोटो आ रहा है, तो क्या उसी चेहरे को आप किसी स्क्रीन पे से घुमा के उतार सकते हो क्या? जैसे सपोज करो, मान लो, चलो यहाँ पे सपोज करो कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके सामने हम खड़े हैं, तो यहाँ पे मेरा चेहरा बन रहा होगा, और आप सपोज करो कि यहाँ पे हमारा एक स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, तो मेरा चेहरा इसमें बन रहा है, तो क्या आप कभी भी मेरे चेहरे को इस स्क्रीन पे उतार दोगे, फॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जब भी हम लोग अपने इमेज को स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर पाते हैं, उस इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, यानी कि वो झूठा इमेज है। दिखता तो है कि हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन वो हकीकत वाला इमेज है नहीं। हकीकत वाला इमेज कब कहलाएगा? जब उसी इमेज को हम लोग किसी ना किसी स्क्रीन पे उतार सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हो गया? जिस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, नहीं उतार सकते। और रियल इमेज का मतलब क्या हो गया? जिसको हम लोग अपने स्क्रीन पे उतार सकते हैं। और रियल इमेज का सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे, वो वाला मूवी याद करो, पहले गांवों में चलता था पर्दे के ऊपर। कभी देखा आप लोगों ने पर्दे के ऊपर मूवी? प्रोजेक्टर से गाँवों में आज भी जब शादी ब्याह होता है ना, गाँवों में खास करके, मेरे गाँव, जैसे मेरा गाँव भागलपुर है, तो वहाँ पे आज भी यदि शादी ब्याह होता है तो पर्दे के ऊपर रात में शादी के बीच में प्रोग्राम को रोक के पर्दे के ऊपर मूवी चलाया जाता है, और वो भी प्रोजेक्टर से। तो वो जो इमेज वहाँ पे चल रहा है वो हमारा रियल इमेज है, क्योंकि वो प्रोजेक्टर के थ्रू आप पर्दे पे उतार पा रहे हो। लेकिन क्या जो प्लेन मिरर में आपका जो इमेज बनता है, क्या आप उसको पर्दे पे उतार पाओगे? कभी कभी नहीं उतार पाओगे। तो जो प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है, आपके घर वाले इमेज में, मिरर में, वो आपका वर्चुअल इमेज है, यानी कि वो हकीकत वाला नहीं है, उसका पर्दे पे नहीं उतार सकते। लेकिन जो आप प्रोजेक्टर के थ्रू पर्दे के ऊपर मूवी देखते हो, वो आपका रियल इमेज है, क्योंकि वो स्क्रीन पे आप उतार पा रहे हो। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि प्लेन मिरर के ऊपर जो आपका इमेज बनता है वो पहला बात वर्चुअल होता है, यानी कि आप उसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। दूसरा बात वो इरेक्ट होता है। अच्छा, इसमें ना आपको 3 वर्ड परेशान करेगा बहुत। पहला वर्ड है हमारा इरेक्ट, और दूसरा वर्ड है इन्वर्टेड, इन तीनों का मतलब बताएंगे, और तीसरा है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली, एक एक करके तीनों का मतलब बता देते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो प्लेन मिरर पे आपका इमेज बनता है वो कैसा होता है? पहला तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, यानी कि वो हकीकत नहीं है आपका, उसको आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, पहला। और दूसरा इरेक्ट होता है। वो इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। जैसे मान लीजिए कि यदि मेरे सामने प्लेन मिरर है और उसके सामने हम खड़े हैं, तो क्या उसमें कभी भी मेरा पैर ऊपर और सर नीचे दिखाता है क्या? नहीं दिखाता, यानी कि जैसा हम हैं वैसा ही उसमें दिखाता है। इरेक्ट का मतलब हुआ बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। हम सीधे खड़े हैं तो हमारा इमेज भी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ मिलेगा, उसका मतलब हो गया हमारा इरेक्ट, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया प्लेन मिरर का। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? इमेज जो हमारा बनता है प्लेन मिरर में वो कैसा होता है? वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। वर्चुअल का मतलब क्या उसको आप स्क्रीन पर उतार पाओगे? नहीं उतार पाओगे। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, यदि हम सीधे हैं तो हमारा इमेज भी सीधा बनेगा। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। आगे उसके बाद फिर द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने कभी गौर किया होगा, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज हमारा बनता है प्लेन मिरर में। जैसे मान लीजिए ये मेरा मार्कर इतना बड़ा है, चलो मान लो कि मेरा यदि मार्कर 15 सेंटीमीटर का है, तो इमेज भी 15 सेंटीमीटर का ही बनेगा ना। क्या 20 सेंटीमीटर बन जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज आपका मिरर में बनता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया प्लेन मिरर का। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि आप मिरर से जितना दूर लेकर जाओगे ऑब्जेक्ट को, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो इमेज बन रहा है मिरर में वो भी हमसे दूर भाग रहा है। गौर किया कभी? जैसे मान लीजिए यदि हम यहाँ पे मेरा प्लेन मिरर रखा हुआ है, यदि हम उससे चिपक के खड़े हो जाते हैं तो मेरा बिल्कुल इमेज यहीं पे बनेगा, जिससे हमको लगेगा कि इतना ही बड़ा इमेज पीछे भी बन रहा है, ऐसा लगता है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पीछे भागेंगे वैसे वैसे आप गौर करोगे कि आपका इमेज भी पीछे भाग रहा होता है कि नहीं। यानी कि इमेज से, सॉरी, स्क्रीन से
जितना दूर आप ऑब्जेक्ट को लेकर जाओगे उसका इमेज भी उतना ही दूर पीछे भागता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसा होता है, कभी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में गौर किया इस चीज को? बिल्कुल। ठीक है, आगे। और चौथा इसका प्रॉपर्टी है इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अच्छा, इसमें तो आपने इरेक्ट के मतलब को समझ लिया। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा, जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, और इन्वर्टेड का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा। जैसे अभी हम, मेरा सर ऊपर है पैर नीचे है, इसका उल्टा कर दो, यानी कि पैर ऊपर सर नीचे, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया कि आपने मिरर में कभी गौर किया होगा, यदि ये मेरा राइट हैंड है तो मैं मिरर में ये लेफ्ट हैंड दिखाएगा, और यदि मेरा लेफ्ट हैंड है तो मिरर में राइट हैंड दिखाता है। ऐसा होता है, गौर किया कभी आपने? नहीं किए? घर पे जाके ट्राई करना इस चीज को। ठीक है, घर पे जाके ट्राई करना कि आप यदि राइट हैंड उठाओगे तो मिरर में दिखेगा कि लड़का लेफ्ट हैंड उठा रहा है, और यदि आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो उसमें दिखेगा कि लड़का राइट हैंड उठा रहा है। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो इन तीनों के मतलब को समझ में आ गया होगा। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा, इन्वर्टेड का मतलब बिल्कुल उल्टा, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट राइट दिखाएगा और राइट लेफ्ट दिखाएगा। ठीक है, ये तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी है वो भी हमने आपको बता दिया। एक बार फटाक से रिवाइज कीजिए। पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर का जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही बड़ा आपके इमेज का साइज होगा, दूसरा। तीसरा, जितना दूर आप ऑब्जेक्ट को लेकर जाओगे उतना दूर आपका इमेज भी दूर जाता हुआ प्रतीत होगा, इमेज के सॉरी मिरर के अंदर। ठीक है, चौथा क्या था? इमेज हमारा हमेशा कैसा बनेगा? लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि राइट उसमें लेफ्ट दिखाएगा, लेफ्ट आपका उसमें राइट दिखाएगा। ये हो गया प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है ये भी मालूम चल गया आपको। रियल इमेज का मतलब जिसको कि आप अपने स्क्रीन पे उतार सकते हो, है ना। और वर्चुअल इमेज का मतलब जिसको आप अपने स्क्रीन पे नहीं उतार पाओगे। ये हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ लिया, इसके अंदर आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया, रियल इमेज वर्चुअल इमेज ये भी आपने पढ़ लिया, प्लेन मिरर का जो इमेज का प्रॉपर्टी है वो भी आपने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल मिरर। चलिए इधर का हम मिटाने वाले हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और हाँ, आप कोशिश कीजिए कि जो कम से कम बोर्ड पे लिखा जाए ना, इसको अपने कॉपी में जरूर लिखा जाए। हालांकि इसका प्रॉपर नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो हम बोर्ड पे लिखते हैं वो शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे नोट्स में आपको ये डायग्राम नहीं मिलेगा तो मिस कर जाओगे। इसीलिए जरूरी ये है कि जो थ्योरी वाला पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे वो थ्योरी वाला पार्ट आपको नोट्स में मिलेगा, लेकिन जो डायग्राम हमारा होगा वो डायग्राम आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। इसलिए डायग्राम को बनाने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर, टॉपिक का नाम है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, देखिए स्फेरिकल मिरर हमारा कैसा बनता है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देखा जाए। अच्छा, स्फीयर का मतलब क्या होता है? स्फीयर का मतलब बिल्कुल गोल, यानी कि यदि आपको स्फीयर देखना हो तो आप देख लो बॉल को, फुटबॉल को, है ना, फिर से संतरा, ये सब हमारा जो है बेसिकली स्फीयर की शेप का होता है। तो ये हो गया हमारा, बिल्कुल मान लो कि ये एक फुटबॉल है और ये हो गया हमारा स्फीयर। ठीक है, और अब इस स्फीयर का आप बिल्कुल दो अलग अलग हिस्सा कर दो, बन गया दो मिरर हमारा, दो मिरर बन गया। लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज करने की भी जरूरत है।
ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से, स्फेरिकल मिरर जो है हमारा बेसिकली वो स्फेयर से ही बनता है, यानी कि आप इस प्रकार से गोल बनाओ, उसको बीचों बीच से काट दो, दो मिरर आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। पहला हमारा होगा कॉनकेव मिरर और दूसरा होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इनको पहचानने का तरीका भी है, क्या तरीका है जरा देखा जाए। इसमें हमारा सबसे पहला जो होता है वो है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव मिरर का डायग्राम भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये वाला हिस्सा बेसिकली, ये वाला हिस्सा जो हमारा इधर वाला है यही हमारा है कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये अच्छा, यहाँ पे हम जो इस प्रकार का डिजाइन बना रहे हैं ये किस चीज को इंडिकेट करता है, अब आप बता सकते हैं किस चीज को? पॉलिश्ड सरफेस को ये इंडिकेट करता है। तो ये हो गया हमारा इधर का पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और इधर का हिस्सा हमारा कौन सा होगा फिर? ये वाला मिरर का, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आप इसको कह सकते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को आप याद कैसे रखोगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे याद रखोगे? केव से, CAVE, केव का मतलब क्या होता है? तरीके से गुफा टाइप, है ना। तो आप ऐसे याद रखना, जिसमें गुफा बना हुआ हो अंदर की ओर वो हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कुछ इस प्रकार से देखो, है क्या इसी प्रकार का स्ट्रक्चर है? बिल्कुल। तो जिसमें थोड़ा सा बीच में खोखला हो, गुफा के टाइप का हो, खाली हो, उसको हम लोग कह देते हैं कॉनकेव मिरर। और इसका जस्ट अपोजिट है हमारा फिर दूसरे नंबर पे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर हमारा कौन सा हिस्सा है? बिल्कुल ये वाला। हमने क्या कहा था आपको कि पहले आप एक स्फीयर बनाओ, उसको बीचों बीच से काट दो, दो मिरर आपका बनकर तैयार हो गया। इधर वाला हमारा कॉनकेव कहलाता है, इधर वाला हमारा कॉन्वेक्स कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको इधर बना लो ऐसे, क्या बिल्कुल अपोजिट है कि नहीं? बिल्कुल अपोजिट है, थोड़ा सा और बड़ा बना लो। चलो अब जरा बताइए कि यहाँ पे जो हम ये दे रहे हैं इस प्रकार का साइन, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? पॉलिश्ड सरफेस। कौन सा सरफेस? पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि हमको इधर वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं रहता। पॉलिश्ड सरफेस। और इधर वाला हिस्सा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, इसको यदि इन दोनों में से कोई भी आपको एक याद रहता है दूसरा बन जाएगा। और इसमें आप हमेशा याद रखना इस वाले को, क्योंकि इसको याद रखना आसान है। केव, कौन केव मतलब कि गुफा के टाइप वाला, थोड़ा सा अंदर की ओर होगा, ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव, और नीचे वाला हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, इसका डेफिनेशन भी प्रॉपर आपको नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन समझा देते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कॉनकेव में, वो अंदर की ओर होता है, समझिए ध्यान से। कॉनकेव मिरर में हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जो अंदर वाला है वो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। क्या ये अंदर की ओर धंसा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इस प्रकार के मिरर को हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। लेकिन जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल बाहर की ओर निकला हुआ हो, ये वाला हिस्सा हमारा, उसको हम लोग कह देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बस बात खत्म। तो दिक्कत इसमें जल्दी बोलिए, आगे बढ़े हम लोग। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ये आपको मालूम चल गया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि मिरर का ना अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फिर फोकल लेंथ, उसके बाद फिर अपर्चर आपने भी सुना होगा। यानी कि अलग अलग प्रकार के टर्मिनोलॉजी है जिसको कि समझना बहुत ही जरूरी है। तो अब थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पे जो अभी हम बताने वाले हैं
वो दोनों प्रकार के मिरर के लिए फिट बैठता है, ठीक है, दोनों प्रकार के मिरर के लिए। लेकिन कोई एक मिरर का एग्जांपल लेके हम आपको समझाना चाहेंगे। तो मिरर हम लोग ले लेते हैं कॉनकेव वाला, ठीक है। देखिए ध्यान से, यानी कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर का, और जो इसमें बताएंगे सारा कुछ वो इसमें भी हमारा अप्लाई होता है। तो किसी एक मिरर का लेके पूरा चीज हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेसिकली हमारा टॉपिक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए ध्यान से, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कॉनकेव मिरर का, और जो कुछ भी अभी हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में वो कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए देखा जाए, युवराज ध्यान से देखो, पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हम समझाने जा रहे हैं, क्योंकि यही इस्तेमाल हमारा होगा तब तक जब तक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे होंगे। यानी कि ये वाला पार्ट हम लोग जब तक पढ़ रहे होंगे तब तक ये सारा का सारा टर्म इस्तेमाल होता रहेगा, जो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कैसे मालूम चला कॉनकेव है? अंदर की ओर धंसा हुआ है, गुफा बना हुआ है, इस तरीके से, यानी कि इधर से खोखला हमारा है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। और इधर वाला हिस्सा हमारा कहलाता है पॉलिश्ड सरफेस। ये बनाना पड़ता है, इसको आप बनाइएगा और इस तरीके से आप इंडिकेट कीजिएगा कि ये पॉलिश्ड सरफेस है, ताकि जो आपके कॉपी को चेक करे वो समझ जाए कि अच्छा पॉलिश सरफेस का मतलब कोई यूज इसका है ही नहीं। क्या इसका चेहरा देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, इसमें चेहरा दिखता भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा पॉलिश्ड सरफेस। अब एक एक करके जो टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं आप उसको समझते हुए चलिए। ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसके बिल्कुल सेंटर में आप एक पॉइंट लो, बिल्कुल सेंटर में, और इसी को हम लोग कह देते हैं पोल। पोल को इंडिकेट करेंगे हम लोग कैपिटल पी से। यानी कि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है इधर वाला, अंदर वाला, उसके बीचों बीच आप एक पॉइंट लो, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, POLE, पोल। सारे का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। बस समझने की जरूरत है, पहले आप उसको समझिए। नोट डेफिनेशन के लिए घबराना नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन आपको नोट्स में मिलेगा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मिले सभी को, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में पहले आना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल बीचों बीच एक हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, और डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल P से, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाए हैं, इसका मतलब आपने एक सर्किल के कार्ड को आपने ये वाला हिस्सा लिया है कि नहीं? यानी कि आपने कहीं ना कहीं पहले एक सर्किल बनाया होगा, सर्किल को बना के आपने बीचे बीच इसको काट दिया और ये वाला हिस्सा उठा के आपने यहाँ पे डाल दिया। तो कहीं ना कहीं जब आपने इस सर्किल को बनाया तो एक सेंट्रल पॉइंट भी तो रहा होगा, है कि नहीं? यानी कि इस पॉइंट पे आपने रखा होगा अपने कॉम्पास को और इसको आपने गोल बना दिया। गोल बनाने के बाद बीचों बीच आपने काट के इस वाले हिस्से को उठा के आपने यहाँ पे डाल दिया और इसको आपने P नाम दे दिया। तो कहीं ना कहीं जब इसे आपने ये बनाया तो एक सेंट्रल पॉइंट रहा होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारा सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे है, सपोज करो बस ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, जहां से कि कंपास आपने ऐसे रखा होगा और ऐसे आपने इसको बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और डिनोट करते हैं हम लोग इसको कैपिटल C से। याद रहेगा ये बात? चलो, हालांकि यदि आप लिखना चाहें तो हम बाद में इसको लिख देंगे, लेकिन पहले आप ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट है, उसको हम लोग पोल कहेंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल P से। और जहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा बना है एक सेंट्रल पॉइंट रहा होगा, उस सेंट्रल पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोट करते हैं कैपिटल C से, ठीक है। और ये कैपिटल P है, स्मॉल p मत समझना इसको, ये बिल्कुल कैपिटल P है हमारा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब दोबारा एक चीज और हम यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे, देखते कौन बता पाता है। यदि ये हमारा एक सर्किल है और यदि इसका ये सेंट्रल पॉइंट है और यदि ये हमारा पोल है, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? पोल है, बिल्कुल वही चीज है ना। तो बताइए यहां से लेकर यहां तक का दूरी हमारा क्या कहलाता है? रेडियस।
और वही चीज हमारा कहलाएगा यहां से लेके यहां तक का दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है बेसिकली हमारा सी से लेकर पी तक, मान लो यहां तक, इसको हम लोग कह देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आगे देखा जाए, अब जब हम लोग एक लाइन के थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिला देते हैं, वो लाइन हमारा कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। नाम सुना आपने? सुना होगा। चलिए देखते हैं। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन आप खींचो, बिल्कुल सीधा लाइन, और उस लाइन को आप पोल से मिला दो, इसको हम लोग कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। को डिनोट करने का कोई तरीका नहीं है, बस आपको इसको नाम याद रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, याद रखिएगा। स्पेलिंग देख लो, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और हमारा हालांकि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक ही कहलाता है, लेकिन फिजिक्स कहता है कि आप ना इसको दोनों तरफ बढ़ा भी सकते हो। तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप, और हर बार जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे भी, क्योंकि इतना से काम नहीं चलता है। ठीक है। हालांकि प्रिंसिपल एक्सिस हमारा केवल यहाँ से यहाँ तक ही कहलाएगा, लेकिन अपने सुविधा अनुसार हम लोग इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं हम लोग इसको, कोई दिक्कत। लेकिन कहाँ से कहाँ तक केवल कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच हमारा एक पॉइंट होता है, बिल्कुल बीचों बीच, इन दोनों के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच में बिल्कुल हमारा एक पॉइंट होता है, बिल्कुल बीचों बीच। उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, या फिर कई बार इसको सिंपली फोकस कहा जाता है। आप दोनों कह सकते हो, प्रिंसिपल फोकस या फिर सिंपली फोकस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एफ से। ठीक है। इसका दो नाम है, प्रिंसिपल फोकस या फिर सिंपली फोकस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। अब प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक का जो हमारा दूरी है, अच्छा एक बात और आप याद रखिएगा, ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बिल्कुल बीचों बीच है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए उसके बाद प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक का जो हमारा दूरी है इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहेंगे इसको? फोकल लेंथ। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो हमारा दूरी है पोल तक का, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ और डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद फिर एक टर्म हमारा इसमें और बच रहा है, वो है हमारा अपर्चर, APERTURE, अपर्चर। अपर्चर कुछ नहीं है, बेसिकली जितना दूर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके पूरे लेंथ को, यानी कि इसके पूरे डायमीटर को हम लोग कह देते हैं अपर्चर। जैसे आपको मालूम है ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये इसका क्या हो गया? अपर्चर हो गया। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है या फिर उसका जो लेंथ है उसी को हम लोग कह देते हैं अपर्चर। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है पूरा का पूरा, इसी को हम लोग कहेंगे अपर्चर। ठीक है। इस पे हालांकि आप इसको यदि बनाना चाहें तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर लगभग रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अपर्चर कह सकते हैं। इधर इसलिए नहीं बनाए क्योंकि फिर बड़ा घिसपिट हो जाएगा, है ना। चलिए इतना चीज जो हमने अभी आपको समझाया है, ये सारा का सारा चीज हमारा कॉनकेव मिरर के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई होता है। तो क्या दोबारा इसी चीज को बताना जरूरी है? नहीं, आप इसको समझ जाएंगे। तो जो चीज हमारा कॉनकेव के साथ है वही चीज हमारा कॉन्वेक्स के साथ भी है। अब इसमें यदि कोई डाउट किसी को रहा है तो आप एक बार पूछ लीजिए जल्दी फटाक से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब इन सब के बारे में थोड़ा सा लिख भी देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब ये हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, और ये आपको पूरा का पूरा टर्म तब तक परेशान करेगा जब तक आप मिरर को पढ़ते रहेंगे। हालांकि इसका यूज लेंस में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा उसमें भी हम लोग बात करेंगे, उसमें थोड़ा सा तरीका बस अलग है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, जल्दी बताओ कोई भी। हाँ, प्रिंसिपल फोकस, या फिर सिंपली कई बार क्या कहेगा, केवल फोकस कह देगा। तो केवल फोकस कहे या फिर प्रिंसिपल फोकस कहे, दोनों का मतलब सेम समझना है, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या था हमारा, बता दो ये जरा, ये हमारा पोल था, ठीक है, और ये क्या था, ये था हमारा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और तो कुछ नहीं बचा, सारा चीज बता दी है। चलिए अब, अच्छा पहले यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो। अब ना हम लोगों को एक रिलेशनशिप पढ़ना पड़ता है जो कि बहुत छोटा सा है। अपर्चर, एक बार फिर से समझा दे। हाँ देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर यहां से शुरू हुआ, यहां तक आया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है, तो इसी दूरी को हम लोग कह देते हैं अपर्चर, बस। तो इसी को हमने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं ना थोड़ा सा गंदा लगता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया अपर्चर का मतलब, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, और यहाँ पे रिलेशनशिप हमको पता करना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में। वो पहले इसको आप एक बार देख लो, कोई डाउट है तो, क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अलग चीज बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली बता सकते हो क्या, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब आपसे ये मेरे मतलब कि अब आप ये नहीं कह सकते कि सर आर का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है और एफ का मतलब फोकल लेंथ है, ठीक है। अब इसमें कभी कभी रिलेशनशिप भी पूछ लेता है, पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, जरा देखो ध्यान से, R इज इक्वल्स टू 2F, यही है रिलेशन बस। सर इसका मतलब क्या है, बिल्कुल समझेंगे अभी हम लोग, पहले समझे ध्यान से एक बार ये क्या है। रिलेशनशिप यदि आपसे पूछा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, तो आपको बताना है R इज इक्वल्स टू 2F। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो जरा ध्यान से, अभी आपने बताया था कि सर C से लेकर P तक का जो दूरी है उसी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि ये जो हमारा F यानी कि प्रिंसिपल फोकस है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच है ना। और अभी हमने आपको ये भी बताया था कि प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक का जो दूरी है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और इसका आधा वाला हिस्सा हमारा फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये भी तो हमारा फोकल लेंथ जितना होगा, यदि ये हमारा स्मॉल एफ है तो ये भी तो स्मॉल एफ होगा। जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। और पूरा को हम लोग क्या कह देंगे, पूरे को क्या कह देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे क्या। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है R इज इक्वल टू 2F। अच्छा यहाँ पे हमने 2F क्यों लिखा है, कोई बता सकता है क्यों? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। यानी कि फोकल लेंथ को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी मिल जाएगा, इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, इसीलिए हमने लिखा है R इज इक्वल टू 2F। अच्छा इससे ना एक फॉर्मूला और निकल सकता है, इसी से क्या निकल सकता है जरा बताओ, इसी से और क्या निकल सकता है, एक R का निकाल दिया आपने 2F, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, R/2, यानी कि R/2 इज इक्वल टू F। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये दो रिलेशनशिप, हालांकि ऊपर वाला केवल आप लिखेंगे, नीचे वाला तो अपने से निकाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। अच्छा यहाँ तक जो हम लोगों ने अभी आज के क्लास में पढ़ा है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो हमसे। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो आसान था, मीडियम था या हार्ड था, कैसा लगा रोहित?
ठीक है, बेसिकली अभी हम लोग उतना टफ नहीं डिस्कस कर रहे हैं इसका। देखो हालांकि लाइट चैप्टर उतना टफ है भी नहीं, क्योंकि लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझने वाला चीज कहाँ पे चालू होता है मालूम है? जब हम लोग कॉनकेव मिरर के केस में 6 प्रकार के इमेज फॉर्मेशन को पढ़ते हैं ना, वहां पे थोड़ा सा आपको डाउट होना चाहिए, लेकिन हम होने नहीं देंगे, क्योंकि तरीका थोड़ा सा अलग बताएंगे हम उसमें। आपके एनसीईआरटी बुक में इमेज बनाने का तरीका जो है ना अलग अलग बताया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो कभी इधर से लाइन ड्रॉ किया गया, कभी उधर से ड्रॉ किया गया, लेकिन हम एक तरीका बताएंगे और उसी तरीके से सारा का सारा डायग्राम आप बना लोगे। ठीक है, चलो तो आज हम लोग क्लास अपना यहीं तक रहने देंगे। अगले वाले क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन ये सब जो भी है, रे डायग्राम ये सब बनाना हम लोग सीखेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों के लिए खास तौर पे हम यह बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर का जो नोट्स है उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस चैप्टर का नोट्स वीडियो के फॉर्मेट में, यानी कि पीडीएफ जो है इसका नोट्स, उस पीडीएफ का वीडियो के फॉर्मेट में वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा इस चैप्टर के लास्ट में, तभी जाके आप इसका नोट्स एक्सेस कर पाएंगे, तब आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है कॉन्सेप्ट का, तो आप हमेशा कोशिश ये कीजिए कि जो कम से कम बोर्ड पे बताया जा रहा है डायग्राम बना के, कम से कम उस डायग्राम को तो अपने कॉपी में जरूर लिखिए, क्योंकि नोट्स में केवल थ्योरी वाला पार्ट है। जो यहाँ पे बताएंगे थ्योरी वाला, वो सारा का सारा पार्ट नोट्स में लिखा हुआ है, डायग्राम नोट्स में नहीं है। तो डायग्राम आप कोशिश कीजिए कि कॉपी में उतार लिया जाए, ये आपको रिवीजन में काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस